जरा एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना कीजिए। एक जमीन का टुकड़ा जो बीच से बिल्कुल दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसके एक तरफ लोग विनाशकारी, कभी न रुकने वाली बाढ़ से जूझ रहे हैं, और वहां से कुछ ही मील दक्षिण की ओर जाने पर जमीन पूरी तरह फटी हुई है, सूखी है और भयंकर सूखे की मार झेल रही है। हाँ, और ये कोई मतलब किसी हॉलीवुड की डिस्टोपियन फिल्म का सीन नहीं है। ये हमारे ही देश के एक राज्य की रोजमर्रा की सच्चाई है। बिल्कुल। एक ऐसा राज्य जो पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.86% है, लेकिन भारत के इतिहास, राजनीति और जनसांख्यिकी को जिस तरह से यह आकार देता है, वो सच में हैरान करने वाला है। एग्जैक्टली और इसीलिए आज के इस डीप डाइव का मिशन हमने बहुत स्पष्ट रखा है। हाँ, हमारे सामने आज संपूर्ण बिहार जीके प्रबुद्ध एटलस नाम का एक बेहद विस्तृत पीडीएफ दस्तावेज है। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम इस पीडीएफ में दिए गए हर एक आंकड़े, हर एक शब्द और हर एक चित्र को विस्तार से समझने वाले हैं। मतलब हम हर एक स्लाइड का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करेंगे ताकि इस विषय की संपूर्ण समझ विकसित हो सके। कुछ भी नहीं छूटेगा। ये एक बहुत ही सही दृष्टिकोण है, क्योंकि जब हम किसी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ तथ्य रट लेते हैं, लेकिन असली कहानी इस क्यों और कैसे में छुपी होती है। ये दस्तावेज सिर्फ कोई परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है, सही कहा। बल्कि ये समझने का एक शॉर्टकट है कि एक राज्य कैसे अपने भूगोल और इतिहास से आकार लेता है। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं, मतलब पहचान। किसी भी जगह को गहराई से समझने के लिए पहले उसकी पहचान और उसकी भौगोलिक सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, उस पहेली का ढांचा समझना सबसे पहला कदम है। राइट। तो 12वीं सदी में ये पूरा क्षेत्र बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बड़ी संख्या में विहार बनाए गए थे, और भाषा के सफर में यही विहार शब्द समय के साथ घिसते घिसते बिहार बन गया। इंटरेस्टिंग है ना। और अगर हम इसके राज के प्रतीकों को देखें तो वे इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बहुत वैज्ञानिक तरीके से सामने रखते हैं। जैसे इसका राज की चिन्ह बोधि वृक्ष है, जो कि ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान प्राप्ति की उस प्राचीन विरासत को दर्शाता है। लेकिन इसके ठीक साथ राज के पशु बैल है। ओके, लेट मी अनपैक दिस। तो एक तरफ बोधि वृक्ष और दूसरी तरफ बैल। हाँ, और ज्ञान और बैल का ये संयोजन असल में इस क्षेत्र के दो सबसे मजबूत स्तंभों को स्थापित करता है। एक आध्यात्मिक चेतना और दूसरा कृषि पर गहरी निर्भरता। वाह, ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। इसके अलावा कुछ और प्रतीक भी हैं जिन्हें हमें इस पीडीएफ के अनुसार कवर करना है। अराजकीय पक्षी गौरैया है, पुष्प गेंदा है, वृक्ष पीपल है, और राजकीय मछली देसी मांगुर है। हाँ, और राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार है। भाषा की बात करें तो प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय उर्दू है। राइट। लेकिन मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है इसका भूगोल। नक्शे पर देखने पर ये एक परफेक्ट आयताकार, मतलब रेक्टेंगुलर पहेली के टुकड़े जैसा लगता है, जो 3 राज्यों और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच कसकर फिट बैठा है। एक ऐसा पहेली का टुकड़ा जो पूरी तरह से भुआबंद यानी लैंडलॉक्ड है। इसका मतलब है कि इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती, जो कि व्यापार के नजरिए से एक बड़ी चुनौती है ना? बहुत बड़ी। बंदरगांव तक पहुंच न होना एक भौगोलिक बाधा है। अक्षांश की बात करें तो ये 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और कर्क रेखा इसके ठीक दक्षिण से होकर गुजरती है। एग्जैक्टली जिसका अर्थ है कि ये पूरी तरह से उपोष्ण कटिबंधीय मतलब सब ट्रॉपिकल राज्य है। और इस आयताकार टुकड़े की सीमाएं इसे चारों तरफ से बांधती हैं। पीडीएफ की डेटा के हिसाब से इसके उत्तर में नेपाल है, जिसके साथ 729 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और वहाँ 7 जिले जुड़ते हैं। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जिससे 8 जिले लगते हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले, और दक्षिण में झारखंड के साथ 8 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। और अगर इसके आयामों को देखें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई समुद्र तल से महज 53 मीटर है, मतलब सिर्फ 173 फीट। ये बताता है कि ये इलाका कितना मैदानी है। हाँ, और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है।
अब ये जो आयताकार सीमा आज हम नक्शे पर देखते हैं, ये रातों रात नहीं बनी है। ये एक लंबे ऐतिहासिक सिकुड़न का परिणाम है। बिल्कुल। समय के साथ ये सीमाएं कैसे सिकुड़ती गईं और आज प्रशासन कैसे चलता है, ये समझना बहुत जरूरी है। दस्तावेज में दी गई टाइमलाइन बताती है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इसे बंगाल से अलग करने की घोषणा हुई थी। हाँ, और फिर 22 मार्च 1912 को विधिवत अधिसूचना जारी हुई। और इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर 1 अप्रैल 1936 को पहला विभाजन हुआ, जब उड़ीसा अलग हो गया। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा? 15 नवंबर 2000 को इस राज्य का अंतिम विभाजन हुआ और 46% दक्षिणी भूभाग को अलग करके झारखंड बना दिया गया। वेट, रियली? रातों रात किसी राज्य ने अपना लगभग आधा हिस्सा खो दिया? हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। इसका मतलब तो ये हुआ कि रातों रात राज्य का पूरा आर्थिक और भौगोलिक समीकरण बदल गया होगा। ये तो किसी अर्थव्यवस्था के लिए एक भयानक सदमा रहा होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं था, ये पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी छिन जाने जैसा था। जब झारखंड अलग हुआ तो राज्य के 90% से ज्यादा खनिज संसाधन, बड़े उद्योग और खदानें उस नए राज्य में चले गए। बाप रे। अब जो बचा वो था एक विशाल मैदानी इलाका और एक बहुत बड़ी आबादी। इस अंतिम विभाजन ने राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, मतलब सीमित मामले बढ़ देगा। और इसी प्रबंधन के लिए ये पूरा प्रशासनिक ढांचा है। पीडीएफ के अनुसार आज यहाँ 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल है। इसके अलावा 40 पुलिस जिले हैं, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड और 8067 पंचायतें हैं। और विधायिका द्विसदनीय है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिनमें 38 एससी और 2 एसटी के लिए आरक्षित हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। संसद में प्रतिनिधित्व की बात करें तो लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें 6 एससी के लिए हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। एग्जैक्टली। और इतने छोटे क्षेत्रफल में इतना बड़ा प्रशासनिक ढांचा होने की वजह सीधा यहाँ की जनसंख्या है। यहीं से हम उस सबसे बड़े विरोधाभास में प्रवेश करते हैं। हाँ, सीमित भूमि बना विशाल आबादी। Here's where it gets really interesting. जब जमीन 46% कम हो जाए और आबादी बढ़ती रहे तो हम पीडीएफ के सबसे चौंकाने वाले आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के मामले में ये राज्य 94,163 वर्ग किलोमीटर के साथ देश में 12वें स्थान पर है। भारत का सिर्फ 2.86%। हाँ, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 10,99,99,452 है। माय गॉड! ये भारत की कुल आबादी का 8.60% है और जनसंख्या के मामले में ये तीसरे स्थान पर है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा होगा और आंकड़ा है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। या पूरे देश में सर्वाधिक है। बिल्कुल सर्वाधिक है। इसमें भी सर्वाधिक घनत्व शिवहर में है, जहां ये 1880 है, और सबसे कम कैमूर में है जो 488 है। अब यहाँ जनसंख्यांक लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की चुनौती आती है। 88.7% आबादी अभी गांव में रहती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 31% है। दशकीय वृद्धि दर 25.42% है। शहरीकरण की बात करें तो पटना में सर्वाधिक 43.1% है, जबकि समस्तीपुर और बांका में है सबसे कम, मात्र 3.5%। और युवा शक्ति की बात करें तो 0 से 14 वर्ष के बीच 40.2% आबादी है। लेकिन साक्षरता दर, हाँ, वो आंकड़ा काफी चिंताजनक है। दर 61.8% है, जो देश में सबसे कम है। पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता 51.5% है। इसमें भी रोहतास में सबसे ज्यादा साक्षरता है 73.4% और पूर्णिया में सबसे कम 51.1%। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में एक सकारात्मक सरप्राइज है। राज्य का कुल लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक गोपालगंज में 1021 और सबसे कम मुंगेर में 876। लेकिन जो बाल लिंगानुपात है वो 935 है। ये राष्ट्रीय औसत 919 से बेहतर है। ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक अपवाद है जो आम धारणाओं को तोड़ता है। बिल्कुल, ये उम्मीद जगाने वाला आंकड़ा है। लेकिन अगर हम उस क्षेत्रीय असमानता पर वापस लौटें कि क्यों रोहतास साक्षरता और संपन्नता में पूर्णिया या सीतामढ़ी से इतना आगे है, तो इसका जवाब भूगोल में है। हाँ,
गंगा का दक्षिणी हिस्सा उत्तरी सीमांचल से बहुत अलग है। एग्जैक्टली और ये हमें राज्य के सबसे बड़े भौगोलिक विभाजन की ओर ले जाता है, जिसे हम उत्तर बनाम दक्षिण कह सकते हैं। राइट। चलिए इस 3D भौतिक विभाजन को समझते हैं। पीडीएफ का डेटा कहता है कि 96% भाग मैदानी है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपों से बना है। उत्तर पश्चिम में शिवालिक का हिस्सा है, जहां सोमेश्वर श्रेणी 874 मीटर ऊंची है और रामनगर दून है। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में प्राचीनतम धारवाड़ चट्टानें हैं, जो मुंगेर और जमुई में मिलती हैं। और विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में हैं, जो सीमेंट उद्योग के लिए जानी जाती हैं। लेकिन जो सबसे आकर्षक, व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज द अल्टीमेट ज्योग्राफिक डिवाइड। हाँ, ये एक ही राज्य के अंदर दो अलग अलग दुनिया होने जैसा है। एक तरफ उत्तरी बिहार है और दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार की बात करें तो यहाँ हिमालयी नदियां हैं जो सदा नीरा हैं, मतलब जिनमें हमेशा पानी रहता है। हाँ, और ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। यहाँ खादर मिट्टी यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जलवायु CWG प्रकार की है और सबसे बड़ी बात, बाढ़। देश का 16.5% बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यही है। ओहो। यहाँ चौर या मन, जिन्हें गोखुर जिले कहते हैं, और दियारा प्रदेश पाए जाते हैं। नदी प्रणाली में उत्तर में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, जो सबसे लंबी उत्तरी सहायक नदी है, बागमती और कोसी है। कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। पीडीएफ में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर बताई गई है। ये भारी गाद लाने और मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मतलब एक तरफ कोसी नदी का खौफ है, जो अपना रास्ता बदलती है, एक डूबता हुआ हिस्सा है। बिल्कुल, सिर्फ वर्षा पर आधारित है। जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु। यहाँ टाल मिट्टी मिलती है, जो एक प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती है, और करेल के वाल मिट्टी होती है। और जलवायु AW प्रकार की है। एग्जैक्टली। जहाँ उत्तर बाढ़ में डूबता है, वहीं दक्षिण का 20% हिस्सा सूखे से प्रभावित रहता है। एक डूब रहा है, दूसरा प्यासा है। लेकिन फिर हम 1874 की सोन परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। ये 150 साल पुरानी प्रणाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी एक सिंगल सोन परियोजना ने दक्षिण के सूखे इलाके, मतलब रोहतास और कैमूर को चावल का कटोरा बना दिया। और जब कृषि अच्छी हुई तो साक्षरता भी बढ़ी। तो ये सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि 2000 के विभाजन के बाद सिर्फ 2-3% खनिजों के साथ एक राज्य इतने बड़े औद्योगिक सपने कैसे देख सकता है? इन भौगोलिक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? देखिए, इसका जवाब है कृषि चैंपियन बनना। यहाँ 3 मौसम होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। पश्चिमी चंपारण अकेले 53% गन्ना उगाता है। रोहतास धान और गेहूं में आगे है। मुजफ्फरपुर देश की 48% लीची पैदा करता है। वाह, 48%। पूर्णिया जूट में आगे है। और सबसे अनोखी बात, मखाना। ये भारत का एकमात्र मखाना उत्पादक राज्य है। ये बहुत बड़ी बात है। और खनिज जो थोड़े बहुत बचे हैं, उनका क्या? रोहतास के अमझौर में पायराइट मिलता है, जिस पर भारत का 95% एकाधिकार है। चूना पत्थर भी है। जमुई में सोने के विशाल भंडार हैं। और भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है ना, जहां मलबरी, तसर और अंडी सिल्क का काम होता है। मधेपुरा और सारण में रेलवे कारखाने हैं। हाँ, इसके अलावा पर्यावरण भी बहुत मायने रखता है। कुल वनावरण 7.84% है। सर्वाधिक कैमूर में 31.56% और न्यूनतम शेखपुरा में 0.17% है। पीडीएफ में वाल्मीकि नगर का जिक्र है, जो एकमात्र नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। और कैमूर अभयारण्य को दूसरे टाइगर रिजर्व की मंजूरी मिल गई है। और बेगूसराय की कांवर झील, जो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है और रामसर साइट है। नागी नकटी डैम को भी 2024 में रामसर का दर्जा मिला है। और हाँ, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भी है। मतलब ये अपनी अनोखी पारिस्थितिकी पर नई पहचान बना रहा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सभी आंकड़ों, इतिहास और भू राजनीतिक चुनौतियों का अंतिम निष्कर्ष क्या है? भविष्य की राह क्या है? भविष्य के लिए तैयारी बहुत वैज्ञानिक तरीके से हो रही है, क्योंकि यह जोन 5 में आता है, जो भूकंप के लिए संवेदनशील है और भयानक बाढ़ भी आती है। ये सेंडाई फ्रेमवर्क लागू करने वाला पहला राज्य बना है। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम कम करने के लिए, राइट? बिल्कुल। और 70% आबादी की कृषि पर निर्भरता को देखते हुए चौथा कृषि रोड मैप, जो 2023 से 2028 तक है, लागू किया गया है।
ये पूरी तरह से जलवायु अनुकूल कृषि पर केंद्रित है। और आधारभूत संरचना के लिए राष्ट्रीय जल मार्ग 1, हर घर बिजली और पटना मेट्रो जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो निष्कर्ष यही है कि यह सिर्फ इतिहास की भूमि नहीं है, बल्कि चुनौतियों को अवसरों में बदलने का एक जीवंत उदाहरण है। एब्सोल्युटली। तो आज हमने इस पीडीएफ के लगभग हर एक आंकड़े और शब्द को डिकोड किया।